नमस्कार। मौसम में बढ़ती हुई गर्माहट और एक नई मुस्कुराती हुई सुबह के साथ कार्यक्रम बिहार बिहान में, जो कि आपका फेवरेट कार्यक्रम है, आपका और हमारा मधुर साथ। कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका, अपनी मुस्कुराती हुई को होस्ट के साथ। और कौन है हमारी मुस्कुराती हुई को होस्ट, चलिए देख लेते हैं, है ना? आपके साथ आपकी वो होस्ट मैं हूं मुस्कान। बिल्कुल, मुस्कान है आज हमारे साथ और हम दोनों आपको लेकर चलेंगे आज के बिहार बिहान के सफ़र पर। तो अगर मैं आज के कार्यक्रम की बात करूं ना, तो आपसे कहूंगी कि जब आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलते हैं जिनके पास उम्र का तजुर्बा हो और साथ ही जीवन का अनुभव भी हो, और साथ ही जब देखते हैं कि वो कितने शिद्दत के साथ अपने काम को लगातार किए जा रहे हैं, तो कुछ यूँ कहने का मन करता है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। और जब मैंने इन पंक्तियों को कहा तो इसलिए कहा कि ये पंक्तियाँ चरितार्थ होती हैं हमारे आज के मेहमान पर क्या खासियत है उनकी और क्यों ऐसा मैंने कहा, इसके जानने से पहले आपको ले चलेंगे अपने पहले सेगमेंट की ओर और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के अनमोल वचन से। क्या कहती हो मुस्कान? जी, हर सूर्यास्त कम कर देता है हमारे जीवन से एक दिन, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में लाता है एक और आशा भरा दिन। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर, कुछ अच्छा आप सभी के साथ लाए, और इसके लिए हम लेते हैं एक अनमोल वचन। तो सबसे पहले लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के कहे एक अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आपको मिलवाती हूँ आज के अपने विशेष मेहमान से। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार घोष जी। सर, बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। प्रज्ञा, हमारे जो मेहमान हैं उनसे बातें करना और पॉल्यूशन के बारे में, एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना जो हम सभी के लिए बहुत अहम है, और जानकारी अर्जित करना आज का हमारा मुख्य ध्येय। क्या कहती हो? जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे काफ़ी चीज़ों के बारे में जानेंगे, काफ़ी चीज़ों पे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से आप आते हैं, बचपन कैसा गुजरा है, इस बारे में हमें बताएं। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा मिक्स्ड है। मेरा नाम अशोक घोष है। टाइटल से पता चलता हो कि मैं बंगाली हूँ। जी। लेकिन मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है। हाँ, जी। तो कल्चरली और जेनेटिकली हम बंगाली हैं, रेसिडेंट ऑफ बिहार हैं। और पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ बचपन से आज तक, वो पटना में ही हुआ। पटना हाई स्कूल का छात्र था मैं। फिर पटना साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी किया, पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, एएन कॉलेज में पढ़ाया, और अभी महावीर कैंसर हॉस्पिटल में रिसर्च डिपार्टमेंट को भी देख रहा हूँ, और चेयरमैन हूँ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। जी। सर, अगर मैं बात करूँ फिलहाल वर्तमान में आपके मुकाम की, तो बहुत सारी उपलब्धियाँ आपने हासिल की है, पर व्यक्ति का जो विकास है वो क्रमिक होता है, और मुझे लगता है उसकी नींव बचपन में पड़ जाती है। आपने प्राध्यापन का पेशा चुना, आप इस क्षेत्र में आपने काम किया। कैसे झुकाव हुआ, कैसे रुझान हुआ कि मुझे एक प्राध्यापक बनना है? एक्चुअली मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा सर। और एमएससी मैंने पास किया 1972 में। जी। और मैं अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट था। वाह। बीएससी में भी और एमएससी में भी। जी। तो जैसा पढ़ने में अच्छा था, और पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बिल्कुल सर। और जैसा कि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, मेरे पिताजी का इच्छा था कि मैं आईएएस बनूं। जी। लेकिन मेरा था कि मैंने जो पढ़ाई की सब्जेक्ट का, अगर मैं आईएएस बन जाऊंगा तो उस पढ़ाई का कोई खास यूज नहीं होगा। अच्छा। और चूंकि पढ़ने पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने चुना कि मैं टीचर ही बनूंगा। मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते थे शुरुआत में हमसे। अच्छा। लेकिन जब शिक्षक के रूप में मैंने कार्य शुरू किया, एक सफल शिक्षक बना, तो उनको भी खुशी हुई। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने जो भी डिसीजन लिया था तुम अपने लिए, वो ठीक है। अच्छा। तो ये चक्र चला, और आज के दिन में मैं ब्यूरोक्रेट भी हूँ, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ। तो कहीं ना कहीं से दोनों काम ईश्वर ने पूरा कर दिया, मेरे पिताजी का भी इच्छा और मेरा इच्छा भी। और अभी भी अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ, उसे छोड़ा नहीं हूँ। तो एक्चुअली मेरा 2 हाफ होता है दिन का।
प्री लंच और पोस्ट लंच। प्री लंच में मैं साइंटिस्ट रहता हूँ, पोस्ट लंच में मैं प्रतिदिन ब्यूरोक्रेट हो जाता हूँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। यानी आपने बाकायदा इसे विभाजित कर रखा है जी कि एक क्षेत्र में जो आपके इंटरेस्ट का जोन है, जहां आप काम करना चाहते हैं, एक साइंटिस्ट की तौर पर, एक रिसर्चर की तौर पर आप वो कहते हैं, और फिर जो योजनाएं हैं जिसे अमली रूप पहनाना है एक ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। है ना मुस्कान? जी सर, आप इतने बड़े पद पे आप स्थापित हैं, आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ कठिनाइयों को आपका सामना करना, क्या कुछ कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, क्या कुछ चुनौतियाँ देखिए, किस तरीके से इस चीज़ से आप आगे बढ़े, इस बारे में बताएं। पहला कठिनाई जो शुरू में मैंने अनुभव किया कि मेरा शोध की ओर झुकाव था जी, और मैंने जब टीचिंग ज्वाइन किया तो जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर था बिहार का जी, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं थोड़ा डिप्रेस में रहता था कि जो मैं करना चाहता था नहीं कर पाता था। फिर हमको लगा कि नहीं, रोने से अच्छा है कि जो भी सुविधा है उसी से कुछ काम शुरू किया जाए। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत छोटे स्तर पर मैंने रिसर्च शुरू किया एक छोटे से लैब से, और धीरे धीरे प्रोजेक्ट आना शुरू हुआ, रिसर्च प्रोजेक्ट नेशनल और इंटरनेशनल। और जब भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें लैब को ही विकसित करने का मौका मिलता है। जी। तो मैंने अपने प्रयास से एएन कॉलेज में जहाँ मैं काम करता था एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट लैब मैंने इस्टेब्लिश किया, जिससे मेरा रिसर्च आगे बढ़ा। तो ऑब्स्टेकल तो आया बहुत, और चूँकि बिहार में आप जानती हैं, बिहार में थोड़ा शिक्षा अभी के स्थिति में रिसर्च के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में रिसर्च करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मेरा डिटर्मिनेशन था कि हमको यहीं रह के यहीं पर करना है। अच्छा। मैं विदेश में गया कई बार, मैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टॉकहोम में विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ। अच्छा। तो लोगों ने वहाँ कहा भी कि तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ नौकरी तुमको मिल जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं आते जाते रहूँगा, लेकिन रहूँगा बिहार में ही। जी जी। क्योंकि बिहार में ही मैं पैदा हुआ, बिहार का ही पढ़ाई की लिखाई किया, तो मेरा ड्यूटी है कि बिहार के प्रति जो भी मेरा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम पूरा करें। तो हम बाहर जाते हैं लेकिन फिर लौट आते हैं। बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि बिहार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और उसे हमें पूरा करना है। जब आपने रिसर्च के बारे में बात की ना, तो अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, मैं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, तो जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया, अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये त्वरित विकास नहीं हासिल किया तो मुश्किल है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि आप लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। फ़िलहाल अगर वर्तमान में मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कुछ मुख्य जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने शोध तो बहुत विषय पर किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट का, वो है ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन। अच्छा अच्छा। आप जानती हैं कि बिहार में ग्राउंड वाटर काफ़ी है, सरफेस वाटर भी काफ़ी है। बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है ग्राउंड वाटर में कि बहुत तरह का कॉन्टेमिनेंट्स मिल रहा है ग्राउंड वाटर में, जिसमें प्रमुख है आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, ये सब है। लेकिन साथ में अब और भी चैलेंजेस आने लगा है, जिसको इमर्जिंग कॉन्टेमिनेंट्स बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। ये सब आने से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो चुका है, कॉन्टेमिनेटेड हो चुका है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं 2016 में वहाँ ज्वाइन किया था। उस समय लगभग 12,000 पेशेंट आते थे प्रति वर्ष, और पिछले साल ये संख्या बढ़ के 28,000 हो गई। 28,000 पेशेंट एक साल में, नए पेशेंट, बहुत बड़ी संख्या। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि हमारे यहाँ करीब एक फ्लोर है बच्चों का वार्ड, जिसमें 10 साल से छोटे बच्चे रहते हैं, और वो हरदम भरा होता है। तो आप ये नहीं कर सकती हैं कि ये बच्चे जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, वो गुटखा खाते होंगे या खैनी खाते होंगे या सिगरेट पीते होंगे। इसका मतलब ही है कि सिगरेट और टोबैको, बीड़ी, खैनी के अलावा और भी कॉन्टेमिनेंट है। उसमें एक कॉन्टेमिनेंट आर्सेनिक भी है, पानी का जल के द्वारा जो आ रहा है। और आर्सेनिक पर मैंने बहुत काम किया है, बहुत शोध किया है, और ऑलरेडी ये कन्फर्म्ड है कि आर्सेनिक के युक्त पानी पीने से गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। अच्छा। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल में हम लोग को एक इंडो जापानीज प्रोजेक्ट मिला है टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ, अच्छा, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये जानने का कि आर्सेनिक युक्त पानी पीने से कौन सा जीन ट्रिगर होता है, जिस जीन के ट्रिगर होने से गॉल ब्लैडर कैंसर होता है।
ये मेरा मेन सोर्स ऑफ, मेरा जो रिसर्च का सबसे प्रमुख विषय है वो ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन है। जी। तो इसके थ्रू आपने ये जानने की कोशिश की है कि अगर आर्सेनिक हमारे पानी के माध्यम से बच्चों के और हमारे शरीर में आ रहा है तो कैंसर के बढ़ने का एक मुख्य कारण भी हो सकता है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कैसे हम इसकी रोकथाम करें इसके प्रयास की भी ज़रूरत है ना? इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अभी मैंने एक इंडो यूके प्रोजेक्ट पूरा किया है, जस्ट न्यूट्रिशम, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड यूके के साथ मैंने पूरा किया। जी। और उसके द्वारा ये खोज हुआ, ये पता चला कि बिहार के क्रॉप में भी आर्सेनिक इंटर कर चुका है इरिगेशन वाटर के थ्रू। और अगर क्रॉप में, खास करके 3 क्रॉप में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है आर्सेनिक अधिक मात्रा में, पोटैटो, राइस, व्हीट, जो कॉमन फूड है जी। और अगर आप आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं और ऐसा भोजन भी खा रहे हैं जिसमें आर्सेनिक है, तो डिजीज बर्डन को बढ़ाता है, कार्सिनोजेनिक हो जाता है। और ये जो कारक है आर्सेनिक का, उसमें तो स्किन कैंसर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव गॉल ब्लैडर कैंसर पर होता है। जी। सर, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। आज सभी है जो प्रदूषण से, हर तरह के प्रदूषण से सब जूझ रहे हैं, चाहे वो बात जल प्रदूषण की हो, वायु की हो या ध्वनि की हो, हर तरह की प्रदूषण से आज सभी जूझ रहे हैं। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, AQI की, जैसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, बिहार की राजधानी पटना में आज हर जगह पे बड़े बड़े स्क्रीन पे है जो AQI लेवल दिखाया जाता है लोगों को बताने के लिए। तो आखिर हम AQI से समझ क्या सकते हैं, इस बारे में हमें विस्तार से बताएं आप। देखिए, AQI एयर पोल्यूशन के बारे में आपने प्रश्न उठाया है, बहुत वाजिब है जी। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसा आपने कहा जी। ये इंडेक्स कुछ पैरामीटर्स के आधार पर बनता है जी, जिसमें प्रमुख है धूलकण, जिसको 2 भाग में बांटते हैं, PM2.5 और PM10 साइज के आधार पर, सॉक्स, नॉक्स, ओजोन, ये बहुत सारा कारक है जो पोल्यूटेंट्स है जी, जिस पर वेटेज दिया जाता है और एक फार्मूला के थ्रू AQI निकालते हैं जी, और AQI के आधार पर एक मानक है, ये पता चलता है कि वायु प्रदूषण कितना है जी। अच्छा। बिहार के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा। बिहार में अभी हम लोगों ने करीब 35 स्टेशन लगाया है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, जो 22 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। अच्छा सर। और बिहार में AQI खास करके विंटर जब आता है इस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। और बिहार में हम लोग मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। बैड न्यूज़ ये है कि AQI हाई है जी। गुड न्यूज़ ये है कि AQI होने में जो कारक है डिफरेंट, उसमें सबसे बड़ा कारण है यहाँ धूलकण जी, जो सबसे लेस टॉक्सिक है। अच्छा। और धूलकण के अलावा जो सॉक्स, नॉक्स, ओजोन है वो परमिसिबल लिमिट के नीचे आता है। और धूलकण का अधिक होना और AQI का अधिक होना 2 प्रमुख कारण है उसका जी। एक तो जियोजेनिक है और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक है, मानवजनिक। जियोजेनिक ये है कि बिहार का जो अधिकांश हिस्सा है, मेजॉरिटी पार्ट, कुछ झारखंड के लगे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें अगर, तो सभी एलुवियल है, एलुवियल सॉइल है, जिसको सॉफ्ट मिट्टी बोलते हैं, जिसका फॉर्मेशन जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हाल में हुआ है। और उसके चलते कुछ भी मानव जनित एक्टिविटी होता है तो धूल का फॉर्मेशन बहुत होता है, डस्ट का फॉर्मेशन बहुत होता है। जी। आप गांव में भी जाएंगे जहाँ खेती होता है तो खेती के दौरान जब खेत का कोड़ाई होता है तो काफ़ी धूलकण उड़ता है, बिल्कुल सर। रोड पर भी आप देखती होंगी। और मानव जनित ये है कि जो शहरें हैं, जो टाउन्स हैं हमारे, उसके रोड बहुत क्राउडेड है और रोड का चौड़ा बहुत नहीं हो पाया है। अच्छा। और वाहनों का संख्या लगातार बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम होता है, उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। और बिहार में एक और है बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत ज़्यादा संख्या में ब्रिक किल्न्स, कोयले का जो ईंटों का भट्टा होता है, हाँ। लगभग 6000 साढ़े 6000 ईंट का भट्टा है। जी। तो हम लोगों ने एयर क्वालिटी एक्शन प्लान के तहत काफ़ी इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। तो सर, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रदूषण की बात कर रहे थे, वायु प्रदूषण की। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में हमारा जो AQI है वो खतरे से ऊपर है और कहीं ना कहीं जब भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लिस्ट में, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ की लिस्ट में बिहार के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट उसमें होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि बिहार के जितने भी सिटीज़ हैं या फिर बिहार में जितने भी ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? ये मेजर कारण क्या हो सकता है? किसानों द्वारा जलाई गई पराली, इंडस्ट्रीज़, या फिर जितने भी वाहन से प्रदूषण निकल रहे हैं, मतलब मेन मुख्य कारण क्या हो सकता है? इस बारे में आप बताएं। देखिए, बिहार में इंडस्ट्रीज कॉम्परेटिवली कम है जी। वायु प्रदूषण में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है। जी। हम लोगों ने सोर्स अप्रोक्सीमेट स्टडी कराया है, किन स्रोतों से
वायु प्रदूषण हो रहा है। बहुत बड़ा कारक दो तीन है। एक तो पहला है ईंट भट्टे जो ब्रिकलिंग्स हैं वो, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उससे भी काफ़ी प्रदूषण होता है, और तीसरा है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, क्योंकि बिहार में हर शहरों में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जी। तो ये जो तीन सेक्टर है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एयर क्वालिटी कंट्रोल एक्शन प्लान भी बना हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया है, जो कि CPCB ने अप्रूव किया है, उस पर काम कर रहे हैं जी। और उसका कुछ नतीजा आप सामने भी देखते होंगे। जैसे अगर रोड पर आप जाती हैं तो पहले की तुलना में अब ई-रिक्शा ज़्यादा चलता है जी, जिससे प्रदूषण कम होता है, और डीजल वाले व्हीकल्स को हम लोगों ने पूरी तरह से अब बिहार शहरों में प्रतिबंधित कर दिया है जी। दूसरा मैं जो ईंट भट्टों का बात बोल रहा था, ईंट भट्टे जो भी थे 6000, वो सभी पुराने तकनीक पर थे जिससे काफ़ी कार्बन का उत्सर्जन होता था। जी, तो हम लोगों ने एक नियम बनाया कि सारे पुराने भट्टों को नए टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना होगा, नए तकनीक में, जिसको जिग जैग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। उससे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक बिहार में 6000 में से 4000 ईंट के भट्टे स्वच्छतर तकनीक में कन्वर्ट हो चुके हैं। जी, और हम लोग का लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर में सारे ईंट के भट्टे क्लीन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी। ये भी एक स्टेप है। दूसरा जो दो और कारक है, अच्छा। जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन और रोड, उस पर अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, क्योंकि रोड कम है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। जी। और जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन में है उसमें रूल है कि आप कोई भी नया बिल्डिंग बनाएं तो उसको स्क्रीन से ढक कर बनाएं। बिल्कुल जी। उसका अनुपालन ठीक से नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। जी। ये जो स्टेप लिया जा रहा है इसका असर धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लोगों ने 50 साल में क्रिएट किया है। जी। तो ख़त्म करने में 2-3 साल तो लगेगा ही, लेकिन हम लोग संवेदनशील हैं, हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, सरकार भी संवेदनशील है। जी। और जल जीवन हरियाली के द्वारा भी जो एक्टिविटी हो रहा है वो भी कहीं न कहीं से कार्बन का जो सिंक है हाँ। उसके रूप में काम कर रहा है। तो सर ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें तो कहीं ना कहीं हम प्रदूषण पे नियंत्रण पा सकते हैं। बिल्कुल, जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है जी बिहार के हर शहरों में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर कुछ बसेज हैं जी जी। और ऑटो रिक्शा है। जी बसेज में भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है ई-व्हीकल्स। जी अभी संख्या कम है, लेकिन अगले 1 साल में और प्लान है ई व्हीकल्स का संख्या बढ़ाया जाए जिससे उत्सर्जन कम जी। हो। सर आपने अभी ई व्हीकल्स की बात की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक ज़्यादातर मतलब ई व्हीकल्स ही आने वाले हैं, लोगों का रुझान भी उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ। तो क्या लगता है हमारे ये रुझान भी है और समय का जी, डिमांड भी है। डिमांड भी है डिमांड। जी। प्रॉब्लम एक है इसमें कि इसके लिए पूरे बिहार व्यवस्था में की भी जरूरत है। चार्जिंग स्टेशन का जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी जिसका संख्या कम है, पटने में भी लिमिटेड है। तो सरकार का प्लान भी है कि इसको बढ़ाए, और जब पूरे बिहार में नेटवर्क बन जाएगा चार्जिंग स्टेशंस का, तब जो ई व्हीकल्स का संख्या है वो काफ़ी बढ़ेगा, लोगों में तो सर रुझान है। संख्या बढ़ने से क्या लगता है हमारे पॉल्यूशन पे कंट्रोल हो असर होगा, पाएगा? बिल्कुल असर जी। होगा, क्योंकि ई व्हीकल से एमिशन नहीं होता है। जी और जो डीजल व्हीकल है या पेट्रोल व्हीकल है उससे काफ़ी एमिशन होता है। जी तो अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे ई व्हीकल्स की ओर तो उत्सर्जन कम होगा। जी अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने कारणों के बारे में जिक्र किया, इसके साथ ही उन सारे स्टेप्स के बारे में भी बताया जिस पर हमारी सरकार भी काम कर रही है, और हमें भी जागृत होने की ज़रूरत है। हम स्वयं भी कुछ कदम उठाएं ताकि जो हमारा जो ये वायु है वो प्रदूषित ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दे। मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी ई वेस्ट से जुड़ी हुई जानकारी आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है और फ़ायदे हमें हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है जो ई वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर आता है। इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ई वेस्ट आज के दिन में बहुत विकट समस्या होते जा रहा है। जी। कारण ये है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं उसका लाइफ बहुत शॉर्ट होते जा रहा है। हमको याद है कि मैंने पहला ये मोबाइल फ़ोन खरीदा था, सेल फोन खरीदा था, वो 6 साल तक चला था। जी। आजकल ये 6 महीना हो गया लाइफ, हाँ सर। बराबर नया मॉडल आता है। हमारा तो फ़ोन उतना नया नहीं है, लेकिन जी। आजकल का जनरेशन फ़ोन यूज करता है और बहुत जल्दी वो आउटडेटेड हो जाता है। अच्छा। नए नए मॉडल भी आते हैं, बहुत बिल्कुल। सारे ऑप्शन भी हैं, जिसके चलते ई वेस्ट बढ़ने लगा है। कंप्यूटर का ई वेस्ट या सेल फोन का ई वेस्ट बढ़ने लगा है, और इसका जो डिस्पोजल मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बिहार गवर्नमेंट ने भी एक रूल बनाया है जिसको EPR बोलते हैं, अच्छा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
उसके मुताबिक अगर सैमसंग ले लें या सोनी ले लें, जी, उन्होंने सपोज 2000 टन बिहार में बेचा ई वेस्ट, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2000 ई वेस्ट को मार्केट से वो फिर से बाई बैक करें और उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करें। अनफॉर्चुनेटली बिहार में ये कलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन अभी तक रिसाइकलिंग का कोई यूनिट नहीं है। तो सरकार का या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्रयास है कि कोई एंटरप्रेन्योर आए जो ई वेस्ट को रिसाइकिल करने का यहाँ पर संयंत्र लगाए, क्योंकि अभी जो कलेक्शन होता है ई वेस्ट का, उसका रिसाइकलिंग के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, तो उस पर खर्च बढ़ जाता है जी, तो उसके दिशा में अभी काम होना है। लेकिन ई वेस्ट एक समस्या है जो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने अच्छी बात हमें ये बताई कि ज़रूरत है कि अगर हम उसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए मॉडल्स आ रहे हैं, अब इसे बाजार की प्रक्रिया कहें या उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कहें, पर वो हमारे आसपास तो हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में ई वेस्ट क्रिएट हो रहे हैं। इसे मैनेज करने की बड़ी ज़रूरत है और आपने कहा कि इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगी और आपसे इस पर भी इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगी, और वो है प्लास्टिक का यूज। हम कहते हैं कि हम ना करें, पर अभी भी अगर हम आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे रोज़मर्रा की दिनचर्या में भी ये प्लास्टिक जो है ना बहुत बुरी तरीके से घुसा हुआ है और इस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे हेल्थ को देखें और अपनी सुंदर धरती की हेल्थ को देखें, दोनों जगह स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? प्लास्टिक के बारे में आपने कहा कि जहाँ पशु के पेट में चला जाता है, प्रॉब्लम होता है, ड्रेनेज जाम हो जाता है। एक मैं ऐड करना चाहूँगा जो मेरे शोध का भी विषय है। अच्छा सर। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है जी, और ये अनुमान है कि प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ दें या ज़मीन में छोड़ दें तो उसको डिग्रेड होने में 400 साल लग सकता है। और ये भी अनुमान है क्योंकि प्लास्टिक का जन्म हुए 4 साल नहीं हुआ है, 400 साल नहीं हुआ है, 150 साल हुआ है। सोचिए। और जब प्लास्टिक का डिस्कवरी हुआ था तो उसमें इसको वंडर मिरेकल मटेरियल कहा गया था और एक प्रोफेसर थे कार्ल जिगलर, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और हम लोग के लाइफ टाइम में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। कारण ये है कि अगर प्लास्टिक को आप मिट्टी में या पानी में छोड़ देती हैं तो वो डिग्रेड तो नहीं करता है केमिकली, लेकिन फिजिकली वो टूटने लगता है। अच्छा। और फिजिकल ब्रेकडाउन होते होते अगर उसका साइज 5 माइक्रोन से कम हो जाता है तो उसको माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक पानी के थ्रू, मिट्टी के थ्रू पौधों में चला जाता है। बिल्कुल। और क्रॉप के थ्रू आपके ब्लड में आ जाता है। अच्छा। और वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक हेल्थ हैजार्ड है हम लोगों के लिए। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ प्लास्टिक के अगेंस्ट बोलता हूँ, बच्चों को अवेयर करता हूँ। बच्चे खाना ले जाते हैं प्लास्टिक के टिफ़िन में और प्लास्टिक का टिफ़िन वो सुबह में पैक करते हैं, 12 बजते बजते 1 बजते बजते खाते हैं। इस बीच में बहुत लीचिंग होता है और लीचिंग होने के चलते जो फूड है वो भी कॉन्टेमिनेट होता है। इसलिए बराबर हम बोलते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, स्टील का प्रयोग करें या शीशे का ग्लास यूज़ करें। हमारे ऑफिस में कोई प्लास्टिक का बोतल यूज़ नहीं होता है। हमने फिल्टर एक लगा दिया है और शीशे का 100 ग्लास खरीद दिया है कि कितना ही बड़ा मीटिंग हो तो शीशे ग्लास में आधा ग्लास पानी देते हैं, जो कि हर आदमी 1-2 सिप लेता है, बाकी पानी फेंका जाता है। सर, हमने तमाम चीज़ों पे बात किया, हमने ई वेस्ट की बात की, हमने वायु प्रदूषण की बात की, तो अब हम लोग जल प्रदूषण की भी बात करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि खासकर त्योहारों में जितनी भी फूल पत्तियाँ होती हैं, जितनी भी भावनात्मक रूप से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं, त्यौहार ख़त्म होने के बाद वो लोग हैं जो जाके गंगा में फेंक देते हैं। कहीं ना कहीं इसके कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। अगर इन सारी चीज़ों को हम अपने ही कैंपस में इकट्ठा करके अगर फेंक दें या फिर डाल दें या प्रवाहित कर दें तो वो ज़्यादा होगा, इससे हम गंगा प्रवाहित भी नहीं होगा। बात अगर प्लास्टिक की करें तो वैसे तो प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी जो प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से मतलब इस चीज़ों से हम बच सकते हैं और कैसे हम गंगा को प्रदूषित होने से बच सकते हैं। इसमें मेरा व्यू अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे धर्म हैं भारतवर्ष में, सेकुलर कंट्री है जी। और हम लोग हम भी हिंदू हैं, गंगा मैया बोलते हैं जी। और अगर आप प्रदूषण का बात करेंगे जी तो गंगा का प्रदूषण में हिंदू रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ है जी। बाकी कोई रिलीजन को आपने नहीं देखा होगा कि गंगा में पूजा का सामग्री प्रवाह करते हैं जी। ये गलत है जी। और अगर हम लोग अपने छोटे स्केल पर अपने घर में एक पिट बना लें केवल, जिसमें कि आप गंगा के बजाय पूजा का सामग्री उस पिट में डालें जी।
और अर्थवर्म डाल दें, केचुआ डाल दें, तो वो खाद में बदल जाता है। बिल्कुल। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। मेरे पास छोटा गार्डन भी है, रूफटॉप गार्डन भी है, और बहुत सारा पूजा वगैरह भी होता है, मेरी मिसेस करती हैं, हम भी करते हैं। तो एक दो पीठ बना के रखा है हम लोगों ने, जिसमें कि हम लोग डालते हैं पूजा का सामग्री वगैरह, उससे खाद भी बन जाता है जी। तो ये जरूरी है। और अब तो जो प्रतिमा का विसर्जन होता था जी। उसके में भी रूलिंग हो गया है कि आप गंगा में प्रतिमाओं को प्रवाहित ना करें। जी। सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा कुछ भी हो, अलग से सरकार टैंक बनवाती है जिसमें कि मूर्तियों का विसर्जन होता है। जी। तो ये हम लोग को जिम्मेवारी लेना होगा, जी, छोटे छोटे स्टेप्स छोटे लेके छोटे स्टेप्स। हम और जैसा कि चीज़ों से बच अभी सकते आपने कहा कि जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है केवल सरकार के द्वारा या केवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। जन भागीदारी की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत जरूरत है। और ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जी। अभी भी रिवर्सिबल है, लेकिन हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना होगा, योगदान देना होगा। जी, बड़े बिल्कुल। स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। और अगर हम गंगा मैया की बात करते हैं तो वो गंगा जो हमें पावन करती है, हमारा कोई हक नहीं है कि उसमें हम उसे गंदा करें। जी। ये बहुत ज़रूरी है सोचने की। और आपने उपाय भी बताया कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को, हम अपनी गंगा मैया को, हम अपनी वायु को, हम अपने जल को, हर चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। और तब होगी हमारे पास हमारी स्वच्छ धरा। मैं बात करूँगी आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई। आपको फेलोशिप भी मिला है, रिसर्च के क्षेत्र में आपने लगातार विदेशों से फेलोशिप ली है, बड़ी उपलब्धि आपकी। हमारे दर्शकों के लिए जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्यार्थी भी जाना चाहते हैं। मुझे 2 फेलोशिप बहुत इम्पोर्टेंट मिला है अपने जीवन काल में। एक तो इरास्मस मुंडस फेलोशिप बोलते हैं, अच्छा, जो यूरोपियन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है फेलोशिप, शोध और स्टडी करने के लिए। अच्छा। और दूसरा है फुल ब्राइट फेलोशिप, जो अमेरिका से मिलता है। तो हमने ये दोनों फेलोशिप जो पाया है। और जो इरास्मस मुंडस फेलोशिप मिला था हमको, वो 2 यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए मिला था। अच्छा। एक जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है कार्लसरूहे में, वहाँ मैंने काम किया आर्सेनिक रिमूवल टेक्नोलॉजी पर। अच्छा। और उस टेक्नोलॉजी को जॉइंटली विकसित किया और उसको इंडिया में ला के मनेर में हम लोग ने टेस्ट भी किया। उसका प्रोटोटाइप ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो पेटेंट के लिए गया है। तो ये बड़े काम आपने किए हैं और फेलोशिप की तरफ आप लगातार, आपको मिला तो आपने उसका पूरा प्रयोग किया है और काम भी किया है। आपने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई मन में फ्यूचर प्लानिंग है जो आप करना चाहते हैं? 2 प्लानिंग अभी भी बचा हुआ है जो मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ काम की व्यवस्था के चलते। एक तो है हमारा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। अच्छा। वाटर कॉन्टेमिनेशन इश्यूज पर लोगों को आगाह करने के लिए, बहुत बढ़िया, जन जन तक पहुँचाने के लिए। कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहता हूँ, सोशल डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ जी। और दूसरा, मेरा जीवन में बहुत तरह का अनुभव हुआ, बहुत क्षेत्र में मैंने काम किया। पढ़ाई की, कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ, स्कूल बहुत छोटे स्तर पर मैंने शुरू किया। तो बहुत सारे अनुभव हैं खट्टे मीठे, तो उसको किताब के रूप में भी मैंने लिखना शुरू किया है। अच्छा। ये 2 काम अभी भी मेरा बाकी है, जिसको उम्मीद है कि आगे के समय में पूरा कर पाऊंगा। और मुस्कान, ये कितनी अच्छी कोशिश है। मुझे दोनों ही बातें आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप जो वैज्ञानिक पक्ष है, कहिए जो सच्चाई है, उसे आम जनता तक लाने की कोशिश करना चाहते हैं और साथ ही अपने जीवन के अनुभवों को समेटकर उसे एक बुक के रूप में भी लेकर आना चाहते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि ये दोनों चीज़ें आपकी बने और हम तक पहुँचे। और हम कुछ संदेश भी जरूर ले लें मुस्कान अपने आज के मेहमान से। जी, मेरा एक ही संदेश है, स्वच्छ वातावरण और अच्छा स्वास्थ्य। इस दिशा में हर आदमी को कुछ न कुछ स्टेप लेना चाहिए जी। क्योंकि अंत में ये जो पृथ्वी है वो केवल हम ही लोग के लिए नहीं है, हमारे अगले जनरेशन के लिए भी है। तो हमारा जिम्मेवारी है कि कम से कम हम अपने अगले जनरेशन को पृथ्वी को उस रूप में दें जिससे कि वो उसका उपयोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा के साथ कर पाए। जी। साथ ही जब मैं आपको इस उम्र में इतना सक्रिय देखती हूँ, क्योंकि अमूमन जो हमारी आम जनता है उसके मन में ख्याल होता है कि हम रिटायर्ड कर गए, अब हमें क्या करना है, हमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा,
इसके लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपने जीवन की सुंदरता को, उम्र की इसकी पड़ाव की मिठास को महसूस कर सके, क्या कहेंगे खासकर? मेरे काफ़ी दोस्त रिटायर कर चुके हैं जी। और हमसे अक्सर पूछते हैं कि तुम कब रिटायर करोगे। बहुत सुंदर। तो मेरा आंसर बहुत सिंपल है जी। कि मैं 3 परिस्थिति में ज़रूर रिटायर कर जाऊंगा। एक, या तो मेरा शरीर काम नहीं करे, या मेरा दिमाग काम नहीं करे, या काम ही नहीं मिले। तो मेरा भी शरीर ठीक है, दिमाग ठीक है, काम मिल रहा है, तो मैं तब तक काम करते रहूँगा जब तक ये तीनों फैक्टर मेरे साथ है। और मैं, हर आदमी का कभी ना कभी तो अंत होता है रिटायरमेंट, लेकिन केवल एज के चलते मैं रिटायर नहीं करना चाहता हूँ कि मैं 72 साल का हो गया हूँ इसलिए रिटायर कर जाऊँ, इसका कोई मकसद नहीं है। तो आपके इस बहुत सुंदर वाक्य के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आज आपने वक्त निकाला, हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए, और ना सिर्फ हमने प्रदूषण के विभिन्न आयामों को जाना बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत बातों से भी रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार विहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, और हमारा पिन कोड है 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।